तो आपको याद होगा, अगर मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, आपकी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप देख चुके हैं, आपके सामने आ चुकी है नई शिक्षा नीति। इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर पे कोई भी पढ़ रहा है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और मुझे लगता है वो उतने ही लोग देख रहे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और लगभग हर इंसान, सबके घर में कोई ना कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें हम सबके बारे में बताएंगे कि आप स्टूडेंट के लिए इसमें क्या है, क्या अच्छे प्रभाव हैं, क्या बुरे प्रभाव हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या गलत चीज़ें हैं। टीचर्स जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, उनके लिए क्या क्या चीज़ें निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। जो टीचर बन चुके हैं उनकी सैलरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, टेट, जो भी टेट का मेरिट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री, जो भी चीज़ है, तो हम सारी चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति पर। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है। देखो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिख लिया है क्योंकि दिमाग से कोई भी पॉइंट मिस इधर उधर ना हो जाए, तो आपको सारी चीज़ क्रमवार मिलती रहे। तो पहला था HRD मंत्रालय जो है, इसको एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया। HRD का मतलब ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर बता दिया गया है एजुकेशन मंत्रालय। ठीक है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज़ में आई है बात कि 34 वर्ष में पहली बार मंजूरी दी गई, क्योंकि 1968 में ये बात आई थी कि 10+2 और +3। 10+2 का मतलब ये था कि कक्षा 10 और कक्षा 10 के बाद में कक्षा 12, कक्षा 10 के बाद कक्षा 12, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। ये आई थी 1968 में, इस पर बातचीत चली थी। फिर एक शिक्षा नीति जो बनी थी आपकी 1986 में हुई। 1992 में थोड़ा संशोधन हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। ये कौन सी है आपकी? तीसरी है। देखिए, ये जो पैनल बना है, ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक पैनल बना, कमेटी बनी, और इसके अंतर्गत ये सारा कार्य आपका पूरा हुआ है। अब बात करते हैं 1984 से कहा गया था कि हम लोग GDP, जो जितना आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका हम लोग एजुकेशन पर खर्च करेंगे 6%। लेकिन तब से केवल जुमले के अलावा कुछ नहीं मिला है। 3 से 3.5% केवल खर्च किया गया है एजुकेशन के अंतर्गत। लेकिन अब बातचीत कही जा रही है, मान लेते हैं, तो कही जा रही कितना हम लोग देंगे? 6% देंगे। लेकिन जब 1984 में बात कही गई थी कि हमको कितना देना है शिक्षा के अंतर्गत, तो 6% देने के लिए कहा गया था। लेकिन अब हम लोग फिर बातचीत करेंगे इस पर, इस नीति के अंतर्गत किस पर होगा? 6% होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके अंदर समझ आ गई होगी कि 3-3.5% जो हम खर्च कर रहे थे GDP के अंतर्गत, वो कितना करने वाले हैं? 6%। थोड़ा सा और समझिएगा इन चीज़ों को, आपको अलग लेकर चलते हैं। जैसे इस समय हम लोग कंपटीशन के रेस में हैं, चाइना से, दक्षिण कोरिया से, अमेरिका से हम रेस करने के लिए लगे हुए हैं, और जो इनोवेशन है, एजुकेशन है, उसमें हम लोग कम से कम न्यूनतम खर्च कर रहे हैं। अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था ही अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा इनोवेशन जो नवाचार होगा, इसमें अगर पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा, तो विकास कहाँ से होगा? तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्ट था। अगर ये चीज़ कंप्लीट होती चाहिए तो इससे अधिक दे, इससे अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही देश का विकास आपका अच्छा होगा। फिर अगला पॉइंट निकल के आता है, देखिए, शिक्षा का केंद्रीकरण। इसको समझिए क्या है। जब पहले पहले इस प्रकार सिस्टम चलता था कि शिक्षा को स्टेट का प्रोडक्ट बताया गया था, कि स्टेट का जो है ये अपना राज्य के अंतर्गत कार्य करेगी, जो भी भाषा का चयन या जो भी कौन सी किताबें रखनी, जैसे NCERT, SCERT है ना, तो इस प्रकार से रखा जाएगा। लेकिन शिक्षा को अब केंद्रीकरण किया जा रहा है। एक ऐसी मॉनेटरी बॉडी बनाई जा रही है कि पूरा का पूरा एक वर्क होगा, इसके अंतर्गत पूरी एजुकेशन को कंट्रोल करेगी, आपकी सेंट्रल करेगी, एक मॉनेटरी बॉडी होगी इसके लिए। इसमें एक नई चीज़ निकल के आई है, और कि टॉप 100 जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब कि विदेशी, जैसे हार्वर्ड वगैरह है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या करेंगी? ये आएंगी, भारत में अपना कैंपस बनाएंगी, और भारतीय यूनिवर्सिटी कहाँ जाएंगी? वहाँ अपना कैंपस बनाएंगी। तो असल पहले ये होता था कि इनको बुलाया जाता था, लेकिन ये लोग आते थे तो इनसे जब आने पर कहा जाता था कि आप 10 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता था। जब इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं करती थी, तो आपका एजुकेशन सिस्टम क्या था? उनके कंपटीशन में नहीं हो पाता था। जैसे मान लो कोई अंग्रेज यहाँ पर आ जाए और आपको उसके सामने अंग्रेजी बोलनी पड़े, तो आपका उससे कॉम्पिटिशन होगा, तो कहीं ना कहीं आप में सुधार होगा। तो ये चीज़ होती थी। तो पहले विदेश की यूनिवर्सिटी को कहा जाता था आओ, लेकिन उनसे लिया जाता था अधिक से अधिक पैसा, तो वो लगाती नहीं थी, कैंपस नहीं बनाती थी यहाँ पर। लेकिन अब इसके अंतर्गत ये किया जाएगा, टॉप 100 जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं उनको बुलाया जाएगा कि आप भी अपने कैंपस यहाँ रखो, तो उनसे कंपटीशन होगा, एजुकेशन का स्तर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, ये एक फैक्ट है भाषा को लेकर के।
इसमें कहा गया है कि भाषा कौन सी रखी जाए। तो भाषा में कहा गया क्षेत्रीय भाषा और जो आपकी मातृभाषा, इस चीज़ को लेकर तो कहीं ना कहीं इस पर डिबेट का भी एक मुख्य विषय बन सकता है कि जैसे मान लो कोई तमिलनाडु का है और वो आकर दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो उसकी भाषा क्षेत्रीय कैसी है, तमिलनाडु की, और यहाँ दिल्ली की भाषा कैसी है। या मान लो बिहार चला जाता है, बिहार की है भोजपुरी, तो बच्चा सीखेगा भोजपुरी और जाएगा तमिलनाडु में, वहाँ बोलेगा भोजपुरी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक डिबेट का विषय बन सकता है। इस पर कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया जा रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर बच्चा 1 से 5 तक या 5-6 साल तक ये क्षेत्रीय भाषा सीख जाएगा तो उसके लिए समस्याएं बनेंगी। तो भाषा को लेकर के इसमें कहा गया है कि भाषा या तो रखी जाएगी मातृभाषा और या फिर कैसी होगी, क्षेत्रीय भाषा। तो बेटर है वैसे कि अगर जो भाषा चल रही है आपकी हिंदी और इंग्लिश, इनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन देना। देखिए मैं अपने स्तर से चीज़ें बता रहा हूँ और आप लोग अपने स्तर से बताना क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद में ये चीज़ आपने देख ली है कि क्या क्या इसमें बड़े परिवर्तन हुए हैं। अब देखते हैं, तो देखिए स्कूलों के लिए क्या किया गया है। स्कूलों के लिए आप समझना, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बच्चा कक्षा 1 में जाता था, कक्षा 1, 2, 3 है ना, 4, 5 इस प्रकार उसने 5 साल बिताए। फिर क्या होता था, फिर 6, 7, 8 बिताता, फिर 9, 10, 11, 12 करता था। लेकिन अब क्या किया गया है, पहले उस 12 साल में कक्षा 12 पास कर लेता था, लेकिन अब वो 15 साल में कक्षा 12 पास कर पाएगा, क्योंकि 3 साल उसका अलग से लगा दिया गया। जैसे आपने सुना होगा जो प्राइवेट स्कूल वाले थे वो UKG, LKG या नर्सरी या प्राइमरी नर्सरी सब क्या चलाते हैं, तो वो सिस्टम गवर्नमेंट ने भी स्वीकार कर लिया है कि इसको भी लागू होना चाहिए। मतलब 2 साल जो 2-3 साल थे वो एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो इसी प्रकार से 5 + 3 + 3 + 4 का कॉन्सेप्ट चालू किया गया है। जैसे समझना यहाँ पर, जैसे पहली कक्षा जो ये पहली कक्षा है ये 5 साल तक रहेगी। ये 5 साल तक होने के बाद कक्षा 2 में आ जाएगा। कक्षा 2 से 5 तक बच्चा क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा, अपने क्षेत्र की भाषा सीखेगा, अपनी मातृभाषा सीखेगा। फिर क्या होगा, ये आपके लिए है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए होगा ये चीज़ें। फिर 6 से 8 तक, जब 6 से 8 में बच्चा आएगा तो उसको व्यवसायिक शिक्षा सिखाई जाएगी, उसको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। अब देखिए वोकेशनल एजुकेशन मतलब उसको व्यवसायिक शिक्षा, जैसे उसको बढ़ईगिरी क्या होती है, और जैसे उसका मैकेनिक का नल खोलना या टीवी बनाना, ये सारी चीज़ें जैसे, और उसको ये देखा जाएगा उसका इंटरेस्ट वे आप किस तरह उसका, जैसे मान लो किसी का इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट है, किसी का डॉक्टर का इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट के आधार पर उसको व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का इंटरेस्ट है डॉक्टर में या इंजीनियर में, तो उसको मशीनें खोलने के लिए दी जाएगी, सिखाया जाएगा। उसको ये पूछा जाएगा कि इंजेक्ट कैसे किया जाता है, बॉडी में इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें, मतलब इस बेसिस पर कुछ सारी चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे चीज़ों को। आगे देखिए भैया, ये आपका जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की बात की गई, इसमें विषय चयन की, ये एक बड़ा फैक्ट है। मैं मानता हूँ ये सही है, बहुत सही है चीज़। क्योंकि देखो ये होता है कि जब कक्षा 8 आप 9-10 में पहुंचते हो तो आर्ट वाले अलग हो जाते हैं। आपका दोस्त किसी ने आर्ट ले लिया, आपने साइंस लिया, तो ऐसा लगता है कि वो इस नदी के पार हो गए, आप उस नदी के पार हो गए, आप कभी मिलन नहीं हो सकता है, ऐसा होता है ना। अगर आपने हिस्ट्री लेकर पढ़ा है तो ऐसा लगता है साइंस वाले बिल्कुल अननोन हैं, विपरीत दिशा हो गई, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप कक्षा 9 में 9 से 12 तक जो मन करे सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अगर जनरल साइंस के साथ, ज्योग्राफी के साथ या हिस्ट्री के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। आपको अगर हिस्ट्री के साथ में मैथ पढ़नी तो मैथ पढ़िए। तो विषय पर यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि यहाँ पर बच्चा ये विषय ले या फिर ये विषय ले, विषय का कोई प्रतिबंध या बाउंडेशन नहीं होगा। जैसे लोग सोर्स सिफारिश करते हैं कि भाई साहब मेरा बच्चा इस बार 9th में आया है तो उसको साइंस दिलवा दीजिए, या उसको आर्ट नहीं चाहिए, उसको ये विषय चाहिए, फर्स्ट ईयर में आया उसको मैथ दिलवा दीजिए, तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी। बच्चा अपनी स्वेच्छा से अपने विषय को चयन कर सकता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि स्नातक उन्होंने एडमिशन ले लिया, स्नातक में BA में BSc में एडमिशन ले लिया, लेकिन 1 साल कॉलेज गए। 1 साल कॉलेज जाने के बाद में उनकी कुछ समस्याएं बन गई, जिन्होंने कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो उनका पूरा जो था वो बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है, उनका जो स्कूल पीरियड था वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये माना गया यहाँ पर पहला साल अगर वो व्यक्ति बिताता है, वो बच्चा बिताता है, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा एक, कि आपने ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र आपको मिल गया है। अगर 2 साल उसने बिता लिया है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर उसने 3 साल बिता लिया है तो उसको एक डिग्री दे दी जाएगी, मतलब कि अब बता दिया जाएगा 3 साल में उसने डिग्री प्राप्त की है। अगर वो 1 साल 2 साल किसी भी वर्ष में निकल आता है तो उसका नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये एक अच्छा सुधार है। बाकी ये कि देखिए बोर्ड परीक्षाएं जो हैं, जैसे जो बीच में होती 8 की होती हैं, जो हल्के फुल्के एग्जाम होते हैं,
या कक्षा 10 की जो होती, कक्षा 12 की होती, इसमें क्या होगा, किस बेसिस पर एग्जाम होगा, तो इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। जो कक्षा 10 का होगा ये 3 कैटेगरी में होगा, समझना कैसे। एक तो पहला ग्रेडिंग के आधार पर ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है, और ग्रेड जो मिलेगा वो ग्रेड किस अनुसार मिलेगा, आपने पेपर में किस प्रकार से लिखा है, आपने प्रश्नों के जवाब किस अनुसार दिए हैं। दूसरा ग्रेड तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि स्वयं को ग्रेड देना, स्वयं को मतलब कि सेल्फ, स्वयं को। जैसे किसी का साइंस के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अपने आप को बताएगा हमारा साइंस में अच्छा, अपने आप को साइंस में ज़्यादा अच्छा मानते हैं, या अपने आप को हम जीएस में अच्छा मानते हैं, या हम अपने आप को किसी भी विषय में किसी भी अंतर्गत, या हमको कला में अच्छा मानते हैं, मेरी जो संस्कृति कला है, या मेरे अंदर कोई आर्ट एंड कल्चर है अंदर कोई चीज़, तो उस अनुसार अपने आप को नंबर दिया जाएगा। तीसरा जो होगा फ्रेंडशिप डे, मतलब कि मित्र जो आपके फ्रेंड होंगे वो आपको ग्रेड देंगे कि ये किस विषय में किस चीज़ों में अच्छा है, कितने नंबर मिलने चाहिए, कितने नंबर नहीं मिलने चाहिए। तो वो मित्र आपसे बदला ले सकते हैं कि आपने कभी उनको 2 पेन नहीं दिए थे, ठीक। तो यहाँ पर मित्रता एक अहम रोल निभाएगी। अगली चीज़ देखना, जो आपका बोर्ड एग्जाम किस बेस पर लिया जाएगा, तो एक बेस और होगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, कि आप प्रश्नों का विश्लेषण कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं रट्टू तोते की तरह आपसे पूछ दिया गया कि कलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने बस रट्टू तोते के बता दिया, प्रिज्म पर तरंगे पड़ती वो बट जाती इधर उधर, तो आपसे विश्लेषण, यहाँ पर आपसे विश्लेषण पूछा जाएगा। फिर होगा दूसरी चीज हुई क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है गहन सोच, कि अपने विषय के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति आपकी सोच कैसी है, आपका सब्जेक्ट के प्रति आपकी क्या सोच है, उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। और तीसरा होगा जो ट्रिक चिल्लाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर आपसे बातचीत की जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा मतलब कि ऐसा नहीं आपने सीख लिया 2 + 2 4 होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। आपसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात की जाए, अगर ये 4 हुआ तो क्यों हुआ, 3 3 6 हुआ तो क्यों हुआ, है ना। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। तो इससे ये चीज़ निकल के आती है कहीं ना कहीं कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब पैसा जो लगेगा शिक्षा पर वो थोड़ा महंगा होगा, या शिक्षा आपकी महंगी होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी आएंगी, कैंपस बनाएंगी, तो बड़े स्तर पर जो शिक्षा होगी, हायर जो आपकी एजुकेशन होगी वो महंगी होगी, क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन है ना। तो कॉन्सेप्ट जो रहेगा इनका वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा होगी, और जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी होगी एजुकेशन की, जो आपकी शिक्षा होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि आप समझते हो कि बीए करने के बाद ही बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ कहते हैं कक्षा 8 का बच्चा, और गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ बीए या ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा लगभग बैलेंस होता है, बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हम बात करेंगे शिक्षक की। जो गुरुजी लोग हैं, जो स्टाफ है, उसके बारे में बात करेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की या टीचर्स की, या जो भी इस समय हैं तैनात हैं अपने अपने काम में, तो उनके लिए इसमें क्या बड़े बदलाव हुए उस पर हम बातचीत करेंगे। तो अभी हो सकता है आपको शायद समझ में ना रहा हो क्या लिखा है, लेकिन आपको बताते हैं क्या है। देखिए, जो लोगों ने बीएड कंप्लीट किया है अभी, तो उनके लिए भी देखो क्या सिस्टम है, वो स्नातक करेंगे और 2 साल का क्या हो जाएगा उनका बीएड हो जाएगा। और जो इसके परिवर्तन के अनुसार ये है कि अगर किसी ने एमए किया है या पीजी किया है, मतलब कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो वो 1 साल का कंप्लीट कर सकता है बीएड, 1 साल का कोर्स पूरा कर सकता है बीएड के अंतर्गत। तो उसका पीजी के साथ में उसका कितना रह जाएगा, 1 साल रह जाएगा। और अगर देखा जाए इसको चेंज करने के लिए 2030 तक, मतलब एक रखी गई है डेट कि 2030 तक इंटर के बाद में 4 साल तक, ये 4 साल तक 1 साल, मतलब 4 साल तक साथ में क्या मिल जाएगा, ग्रेजुएशन मिल जाएगा और उसका बीएड हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बीएड करना चाहता है तो वो इंटर के बाद सीधे जाएगा, 4 साल अपना इन्वेस्ट करेगा, तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब स्नातक की डिग्री और बीएड की डिग्री दोनों एक साथ उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक, तो ये तो अभी पुराना सिस्टम आपको पता है। आप स्नातक करते हो, जैसे परंपरागत है, आपने स्नातक किया और आपने 2 साल में बीएड कर लिया। इसके अनुसार क्या होगा, एमए से आप डायरेक्ट 1 साल में कर लोगे, इसमें आपने 12th के बाद में 4 साल। अब देखिए टेट में क्या है, तो टेट में जैसे हम कहा करते थे बच्चों वाला एग्जाम, बच्चों वाला एग्जाम, अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा इसका लेवल क्या हो जाएगा, लेवल इसका बढ़ा दिया जाएगा। टेट का लेवल जैसे आप पढ़ते हो ना, छोटे छोटे एग्जाम, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हो, मैथ में थोड़ा सा ट्रिक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, काम हो गया, पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको लेवल अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अब आप
कोई चीज़ पढ़ते हो तो उनको बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मैथ अगर पढ़नी सीजन लेवल की पढ़नी है, अगर आपको जीएस पढ़नी है तो कम से कम स्टेट लेवल की पढ़नी है, स्टेट पीसीएस तक की तो पढ़ ही लो। और वैसे आपको सच्चाई बताएं, आप टीचर्स की तैयारी छोड़ करके आईएएस की तैयारी करो चल करके, ज़्यादा बेहतर है, जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि देखो इसमें क्या क्या अभी लगा दिया है, चलो पहले इसको देखते हैं, बताते हैं आपको। देखो 1 से 5 तक तो आपका पेपर 1 होता ही था टेट का, इसका लेवल बढ़ाया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन इसके अंतर्गत भी इसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। 6 से 8 तक होता था आपका पेपर 2 होता था टेट में, अब ये भी प्रावधान लाया जाएगा कि 9 से 10 तक भी होगा आपका पेपर 3 और पेपर 4 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 12 तक आपका टेट क्लियर कर मतलब लागू कर दिया जाएगा। उसका लेवल बढ़ाने के साथ साथ फिर आपको सुपर टेट देना पड़ेगा, सुपर टेट भी लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या देना है, फिर आप सब लोग से डर रहे थे, इंटरव्यू आपका होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि आपका डेमो होगा। डेमो 5 से 7 मिनट की एक क्लास आप पढ़ाते हो, जैसे हमको फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज पढ़ा दें या कोई चीज़ पढ़ा दें, तो ये डेमो का वीडियो जाएगा होगा, उच्च विभाग तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक डेमो का वीडियो होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, 1,00,000 2,00,000 दे करके या बच करके भ्रष्टाचार से बच गए। वैसे भ्रष्टाचार से उम्मीद है कि कम से कम बचो, इसमें बचने की चांसेस है नहीं। फिर आप डेमो दोगे, डेमो आपने मान लो सही सलामत सर जी कह के पास कर लिया। फिर आपको प्रोबेशन के तौर पर रखा जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि आप में पढ़ाने का शिक्षण कौशल है या नहीं है, आपके अंदर तौर तरीके हैं शिक्षण वाले नहीं, क्योंकि किताबें पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना अलग चीज़ होती है। चलिए इतना आपने कर लिया, मतलब आपने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर आपने बीएड किया, फिर आपने टेट क्वालिफाई किया, फिर आपने सुपर टेट दिया, फिर आपने इंटरव्यू दिया, अभी भी कमी नहीं। फिर आप डेमो दोगे पढ़ाने का, फिर आप प्रोबेशन के तौर पर रखे जाओगे। जैसे जो लोग जैसे यूपीपी इन चीज़ों में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग पे दिया जाता है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए होता है, उनकी सैलरी कम दी जाती है। तो यहाँ पर सैलरी जो होगी वो कम होगी, सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी कम होगी, और आपको रखा जाएगा 2 साल के लिए, कुछ रखा जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पढ़ाते हैं। चलिए कोई नहीं। फिर आप प्रमोशन में भी दिक्कत आएगी, ट्रांसफ़र तो आपका होना नहीं। ट्रांसफ़र कब होगा, ये मान के रेयर केस में होगा। ट्रांसफ़र कब होगा, या तो आपका प्रमोशन होगा या बहुत ही बड़ी आपातकालीन समस्याएं बनेंगी। सैलरी जैसे आपकी बढ़ती थी, जैसे आप देखते थे 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग, सारे शिक्षकों का एक समान, लेकिन अब आपका जो सैलरी बढ़ेगी वो आपकी हाजिरी किस प्रकार से है, हाजिरी आपकी किस प्रकार से है, आपके पढ़ाने का ढंग कैसा है, बच्चे आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें मापदंड रखे जाएंगे, पैमाने रखे जाएंगे, उसके अनुसार आपका पैसा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो लोग सोचते थे कि गए आराम से और स्वेटर बीनते रहेंगे, या फिर गए आराम से कुर्सी तोड़ते रहेंगी, तो इसमें ऐसा होने वाला नहीं है। प्रमोशन भी आपका उसी आधार पर होगा, ट्रांसफ़र आपका उसी आधार पर होगा, ट्रांसफ़र तो ना के बराबर, सैलरी भी आपके हिसाब से बढ़ेगी। तो ये तो भैया गुरुजी के लिए हो गया ये सारी चीज़ें, तो समझ लो। बेहतर है मुझे लगता है एक आईएएस से, ठीक है। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, मेंस की तैयारी कर लो, इंटरव्यू दे दो, उसके बाद थोड़े छोटे जो मतलब होती बाधाएं पार करने के बाद आप अच्छे से एक बन जाओगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए अच्छा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सबकी आंख बचाते हुए मीडिया ने केवल चिल्ला चिल्ला के कह दिया नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, जबकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय था मेरे अनुसार, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन होने चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई भी डिबेट ना होने से बचा गया, उसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है, ठीक। अब जो लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर हमने तो पहले बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, मेरा क्या होगा, तो उनके लिखा है नो प्रॉब्लम, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से पढ़ते रहो, आपका उसी पुरानी प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। इन समस्याओं से तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आपको इसमें कुछ आपके लिए परिवर्तन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें 2030 तक होंगी, और जो 4 साल का बीएड मैंने बात की थी, ये 4 साल का बीएड ये 2030 तक फॉलो कर लिया जाएगा। इंटर के बाद आप 4 साल का बीएड करो उसके बाद में, क्योंकि तब तक यही लोग पुराने लोग झेलेंगे, यही पुराने लोग चलेंगे, ठीक। तो ये न्यूनतम योग्यता की बात थी, मैंने बता दी थी कि न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी शिक्षक बनने के लिए 2030 तक। अब बात करते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये अभी तक आप जानते थे कि 2005 वाला काम में आता था, इसी में सारी नियमावली, बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर रखी गई थी, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें, शिक्षण विधि या शिक्षक को लेकर के, ठीक है, पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है। अब एक दूसरा बनाया जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा एनसीएफ 2020। अब एनसीएफ 2020 ये बनेगा 2021 तक बन पाएगा, हो सकता है 2022 भी स्टार्ट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो इंडिया है
है ना। फिर क्या होगा, एक और चीज़ होने वाली है जिसमें भैया टेट के मार्क आपके मेरिट में ऐड किए जाएंगे, मतलब जोड़े जाएंगे। टेट में जैसे होता ना 82 पे पास, तो 82 पे पास अब ये भूल जाओ, आपको हमेशा लाने होंगे 100, 110, 120, हो सकता है इससे ज़्यादा 130, 140 की रेस लगेगी। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने वाला है। घबराओ नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, फिर वो बताते हैं। एक चीज़ अच्छी हो सकती है, इसमें संशोधन प्रक्रियाएं हो सकती हैं कि भाई कोई भी नियम आता है तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन, कुछ ना कुछ चेंजमेंट किए जाते हैं। जो अच्छा, जिन लोगों ने अभी 2020 में सीटेट दिया था, मतलब दिया था नहीं, देने वाले हैं, या उनका पेपर होना है, तो वो ना घबराएं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत उनका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये हम बता रहे थे कि जैसे जो शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों से घबराए ना कि कंपटीशन टफ हो गया। ये ध्यान रखिएगा, पहले भीड़ ज़्यादा होती थी, अब भीड़ थोड़ा सा कम हो जाएगी, थोड़ा सा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, है ना। और भ्रष्टाचार की हम लोग आदत हमें हो चुकी है, क्योंकि हमें बीए में जुगाड़ चाहिए, बीएड में जुगाड़ चाहिए, टेट में भी जुगाड़ चाहिए, तो जुगाड़ वाला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन भीड़ कम हो गई है। आपके लिए अच्छी खबर ये है, अभी मंत्रालय से पूछा गया था कि कितनी वैकेंसी खाली, तो उसने बताया 100 के, और के का मतलब भैया होता है 1000, मतलब कि ये वैकेंसी हिंदी शब्द में लिखें तो 1 लाख पद रिक्त पड़े हैं। आपके शिक्षण जो टीचिंग स्टाफ है, जो आपका विभाग है, उसमें आपके 1 लाख पद खाली पड़े हैं और 50,000 शिक्षक भरने हैं, किसमें 1 से 5 तक, यूपी सरकार को। ये चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब काम की बात यह है कि अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बस बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।